हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज डेट है 6 सितंबर 2023। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ जो होगी, ये वाली पीडीएफ वैल्यू एडिशन की एंड जो प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चंस में डेली बना के देती हूँ, मैं वो क्वेश्चन दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख लीजिएगा वहाँ से। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। इंडिया वर्सेस चाइना इज़ ऑल्सो वसुधैव कुटुंबकम वर्सेस वन बेल्ट वन रोड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है अपने लिए, वसुधैव कुटुंबकम एंड वन बेल्ट वन रोड। हमें क्या करना था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना था ना, राइट। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मतलब न्यूज़ का एनालिसिस ही मिलेगा, ताकि आपका फोकस उस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर ही रहे, राइट। और उसे अपने आप कैसे जीएस पेपर्स में यूज़ कर सके, आंसर राइटिंग में यूज़ कर सके। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। यहाँ पे क्या हो रहा है, G20 में वसुधैव कुटुंबकम जो थीम है ना, वन वर्ल्ड वन अर्थ वन फैमिली टाइप, राइट, वन फ्यूचर। तो उसमें क्या है, चाइना कह रहा है कि उसमें वन बेल्ट वन रोड भी इनिशिएटिव जो है उसका भी जिक्र करो, उसका वो मतलब उसे भी ये वाले वर्ड्स भी आप लेके आओ, ठीक है। अब इंडिया तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो सपोर्ट मतलब नहीं करता, राइट, सपोर्ट नहीं करता। तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक लड़ाई सी हो रही है वर्ड्स में। एज चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज़ डिसाइडेड टू स्किप G20 समिट, यानी कि जो शी जिनपिंग है उन्होंने बोला कि G20 में नहीं आऊँगा मैं। तो नेगोशिएटर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना आर इन टॉक्स अबाउट वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट टू बी ए पार्ट ऑफ ज्वाइंट कम्युनिक, राइट। मीन्स जो भी मतलब जो नेगोशिएटर्स कह रहे हैं चाइना की तरफ से, वो कह रहे हैं कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को भी इंक्लूड करो, और जबकि इंडिया चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम को इंक्लूड किया जाए। मीन्स यहाँ पे आप इंडिया की मेंटालिटी आप देख सकते हैं कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड को हम एक फैमिली मानते हैं, सबके उत्थान की बात करते हैं। वहीं चाइना अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, सारी कंट्रीज़ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, इकोनॉमिकली उन्हें दबाने की कोशिश करता है, लोन देता है उन्हें बहुत सारा, ताकि वो लोग पे ही ना कर पाए और वो जो उसकी टेरिटरीज़ है उसे मतलब कब्ज़े में ले ले। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 आईआर के लिए। ये वाला आप देखेंगे, ये है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना यहाँ से सेंट्रल एशिया इकोनॉमिक बेल्ट जो है यहाँ पे, राइट, सेंट्रल एशिया यूरोपियन यहाँ से कवर करते हुए ये चल रहे हैं। वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। इंडिया की टेरिटरीज से जाने का मन बहुत करता है उनका कि वो ठीक है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है ना बनाने को, तो वो इंडिया की टेरिटरी से ही मिलता है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। इसमें ये मेंटालिटी दिख रही है यहाँ पे चाइना की। वन बेल्ट वो मतलब वन रोड इनिशिएटिव आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का ऑन कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, ठीक है, अमंग मल्टीपल कंट्रीज जो स्प्रेड कर रखी हैं पूरी जो कंट्रीज़, कहाँ पे, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। वहाँ की कंट्रीज़ को क्या करना है, अराउंड 27 कंट्रीज़ है, उन सबको ज्वाइन करना है। वहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन लेके आना है, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कवर करना है, राइट। इनिशियली अनाउंस्ड इन 2013, ये 2013 में अनाउंस किया गया था। जब आप मेंस के लिए आंसर लिखेंगे तो आप इसका मोटिव लिखेंगे, कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, चाइना, क्या मोटिव था, रेलवेज, रोड एंड वो जो मैरीटाइम पोर्ट्स होते हैं, पावर ग्रिड्स होती हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, उन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मोटिव है। बट हमारे इंडिया के लिए क्या स्ट्रैटेजिकली ये ठीक नहीं है। ये प्रोजेक्ट की ना 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। इसमें क्या है, इट इज़ लैंड बेस्ड एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट चाइना विद सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया ऊपर दिखाया था, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, इनसे सिल्क रोड इकोनॉमिक वो मतलब बेल्ट से क्या कवर करते चले जाना है। फिर है नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैरीटाइम सिल्क रोड। मैरीटाइम मीन्स समुद्री, ठीक है, समुद्र से जो रूट्स बनेंगे,
It is a sea based and is expected to connect China's मेडिटेरेनियन, यानी कि मेडिटेरेनियन से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। इश्यूज़ क्या है ओबो से, मीन्स वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से। ये क्या करते हैं कि फाइनेंस करते हैं लोन्स, जो लोन्स फाइनेंस किया है ना कंट्रीज़ को, उससे ये फाइनेंस किया जा रहा है ये वाला इनिशिएटिव। तो लोन्स के दबदबे में चाइना दबा रहा है सारी कंट्रीज़ को। चाइना बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ फाइनेंसिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वाइल डेवलपिंग कंट्रीज विल बियर द वो जो फाइनेंशियल रिस्क होंगी, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि हम लोन के रूप में हम तुम्हारी कंट्री में डेवलपमेंट करेंगे और तुम हमें लोन वापस करोगे। लोन उनसे वापस हो नहीं पाएगा। फॉर एग्जांपल श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में क्राइसिस किस वजह से थे? चाइना की प्रेजेंस भी एक फैक्टर था उसके पीछे। पाकिस्तान का हाल आप सबको ही पता है। नेपाल का भी हाल ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आप चाइना का देख रहे हैं कि कैसे वो चाइना अपनी जो प्रेजेंस है वो कैसे बढ़ाता चला जा रहा है। The Center for Global Development in Washington reckons that 8 Belt and Road countries are at risk of debt stress. आप जब इश्यूज़ पॉइंट आउट करेंगे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव से, तो आप डेट स्ट्रेस दिखाएंगे कंट्रीज़ का। मंगोलिया, पाकिस्तान एंड लाओस जैसी कंट्रीज़ ना डूब रही हैं कर्जे में चाइना से। ट्राइंग टू हैव स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, जैसे कि नेपाल हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, इन सब पे वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है उन्हें। एक बस सर्विस गई थी गिलगित बाल्टिस्तान में, जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहाँ से बस सर्विस गई। इंडिया ने उसका कितना विरोध किया, फिर भी वो लोग बस सर्विस लेके गए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह बना रहे हैं, और वो भी इंडिया की बिना परमिशन से, जबकि वो रीजन है इंडिया का, बट पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है। किसी के द्वारा ऑक्यूपाइड है इसका मतलब वो तो नहीं ना वो उसी का है, वो रीजन उसी का है। तो ये इश्यूज आपको दिखाने हैं अपने आंसर में कि इंडिया इसका सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। चाइनाज इंसिस्टेंस ऑन एस्टैब्लिशिंग CPEC प्रोजेक्ट POK, ठीक है, इंडिया उसे कहते हैं कि ये हमारी सोवेनिटी को इफेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। वो जो अपना वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके चलते हैं, जो चाइनाज इंक्रीजिंग फुटप्रिंट कहाँ पे, साउथ एशियन रीजन, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट बनाया गया था श्रीलंका में। प्रोवाइड चाइनाज क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन, जो ये है इंडिया, ये है श्रीलंका। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चाइना की प्रेजेंस हो गई, यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस हो गई, तो इंडिया की सिक्योरिटी को हार्म होगा, राइट। ये वाले आपको एक मैप के थ्रू आपको वहाँ पे इश्यूज प्रेजेंट करना है। वे फॉरवर्ड क्या है इंडिया के लिए कि अपना काम वो अपनी तरफ से स्पीड अप करे, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को एटलीस्ट वो अपने पास लेके आए, जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड चाबहार पोर्ट पे काम स्टार्ट हुआ था बट बंद हो गया था एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज के रीज़न को पॉइंट आउट करते हुए। यानी कि हमें क्या चाहिए, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को एक साथ लेके आना है कि कम से कम बांग्लादेश हमारे साथ रहे, नेपाल हमारे साथ रहे, वहाँ पे हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चलाने चाहिए। ये एक सॉफ्ट पावर हो जाएगी। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज इन इंडिया जापान के द्वारा ये ग्रोथ कॉरिडोर चलाया गया। ये प्रोवाइड करता है इंडिया को एक ग्रेट स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स एंड काउंटर चाइनाज ओबोर प्रोजेक्ट। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया जापान की कोलैबोरेशन है ये। ठीक है, तो हमें क्या काउंटर करना है, हमें चाइना की प्रेजेंस को। उसके लिए हमें खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है दूसरी कंट्रीज़ में, सॉफ्ट पावर है, उसे बढ़ाना होगा।
इम्पॉर्टेंट है यहाँ से वासुदेव कुटुंबकम, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि वसुदैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, जैसे सत्यमेव जयते का पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि सत्यमेव जैसे वो जयते कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर क्या था, मुंडका उपनिषद। वैसे ही वसुदैव कुटुंबकम पूछा जा सकता है, आंसर होगा महा उपनिषद। राइट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नॉट ओनली फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू बट अदर एग्जाम्स ऑल्सो। मतलब क्या होता है इसका, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये इंटरकनेक्टेडनेस एंड यूनिटी ऑफ ऑल पीपल एंड नेशन दिखाता है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ फोकस करता है। ठीक है, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, वही चीज़ ना हम वर्ल्ड में लगा रहे हैं वसुदैव कुटुंबकम के थ्रू। आपको जो वसुदैव कुटुंबकम का पॉइंट ना आपको जीएस पेपर 4 में भी नोट कर सकते हैं आप, ये जहाँ पे आपको लगे कि हाँ इंटरनेशनल एरेना में भी इंडिया वसुदैव कुटुंबकम से अपने एथिक्स दिखा रहा है, अपनी वैल्यूज़ दिखा रहा है, अपना ट्रेडिशन दिखा रहा है, अपनी कंट्री का ट्रेडिशन। राइट, अब चाइना इसका ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वसुदैव कुटुंबकम यूज़ ना हो। नॉन यूएन लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत हो गई, वसुदैव कुटुंबकम संस्कृत वर्ड है, उसका चाइना ऑब्जेक्ट करता रहा है, ऑब्जेक्शन करता रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यूएन की लैंग्वेज लेके आओ, G20 की वर्किंग लैंग्वेज, वो जो वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। मतलब इंडिया एक लीडिंग कंट्री है, अब ना हिंदी है ना संस्कृत है, तो इट डज मीन ना कि चेंजेस चाहिए। अफ्रीकन कोई लैंग्वेज नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंक्लूसिव है ही नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम सैनिटरी पैड्स, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वुमेन सफ़र करती हैं जेल में। ठीक है, ये पैनल ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट पैनल ने। ये इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 में प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, स्टेट का होता है, तो ये स्टेट को कुछ रिफॉर्म्स लेके आने होंगे। बिटवीन 2014 से 2019 तक इंडियन प्रिजन सॉ अ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इनमेट्स। ठीक है, 4.2 ऑफ टोटल प्रिजन कॉन्स्टिट्यूट करती है वहाँ पे वुमेन, और वुमेन के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने सोशोलॉजी के लिए भी, कि यहाँ पे जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं दी गई हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स मैन और फीमेल की प्रॉब्लम डिफरेंट होती हैं। राइट, तो अगर उन इश्यूज़ को स्पेसिफिकली हम मतलब टैकल करते हुए चले ना, तो वुमेन को भी दिक्कत नहीं होगी प्रिजन में, बिकॉज हमें भले ही वो प्रिजनर्स हैं, हमें ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमैन जो वैल्यूज़ होती हैं उनसे काम करना है। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, पहले आप चैलेंजेस, वो जो चैलेंजेस होते हैं वो दिखाएंगे प्रिजन रिफॉर्म में। अगर स्पेसिफिकली वुमेन की बात आ गई तो क्या बोलेंगे, report observe that there is also lack of gender specific training. Matrons are not instructed how to search women. It states that women inmates are allowed to file complaints against jail staff for any form of abuse or harassment only in 10 states or 1 UT and 1 UT. यानी कि सिर्फ 10 स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि वुमेन्स एब्यूज एंड हैरेसमेंट के खिलाफ जेलर्स, जो वहाँ पे जेल स्टाफ होता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सके, सिर्फ 10 स्टेट्स में ऐसा है। यानी कि वहाँ पे वुमेन अपनी आवाज़ भी नहीं उठाती होगी बाकी के स्टेट्स में। द लैक ऑफ सेपरेट मेडिकल एंड साइकेट्रिक वार्ड्स फॉर वुमेन इनमेट्स, बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ सिर्फ है वहाँ पे, या फिर वो भी नहीं है चाइल्ड डिलीवरी के लिए। चाइल्ड डिलीवरी के लिए भी वहाँ पे मतलब मैटरनल हेल्थ प्लस जो इन्फेंट हेल्थ है, आप उन दोनों को ख़राब कर रहे हैं।
एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो जेंडर स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स होती हैं वुमेन की, उसको उसको टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी कमी है। ये आपको चैलेंजेस दिखाने हैं वुमेन के इश्यू के लिए। और आपको ये भी चैलेंज दिखाना है कि 2018 में बनाया गया था 3 मेंबर कमेटी पैनल, अब जाके रिपोर्ट प्रेजेंट हुई है। मतलब कमिटीज़ कितना टाइम लगा रही हैं रिपोर्ट को प्रेजेंट करने में, एनालिसिस करने में। द पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 4 years लेटर। मैक्सिमम टाइम 1 year होना चाहिए कि 1 year के अंदर अंदर रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जाए, रिफॉर्म्स आ जाएं। ये भी आपको इश्यू लिखना है कि बहुत डिले होता है कमिटीज़ जो मतलब रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने में एंड डेटा के एनालिसिस में, इश्यूज़ को फाइंड आउट करने में डिले होता है। तो टैकल करने में कितने डिले होंगे। आपको कुछ रिकमेंडेशन लिखनी है, टेलीमेडिसिन एंड वर्चुअल कंसल्टेशन, जो टू एड्रेस अनअवेलेबिलिटी ऑफ वुमेन स्टाफ और मेडिकल वार्ड्स, वोकेशनल ट्रेनिंग इन कोलैबोरेशन विद NGOs, कम्युनिटी सर्विस हो पेटी ऑफेंसेस के लिए, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस हो। ठीक है, सेवा प्रदान की जाए, सेवा प्रदान करने के लिए कहा जाए। अलाउइंग इनमेट्स, जो सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग टू प्रिजन स्टाफ, जो प्रिजन का स्टाफ है वो तो जो इनमेट्स के खिलाफ भी मतलब कंप्लेंट्स फाइल कर सके अगर कोई अब्यूज़ हो रहा है, कोई हैरेसमेंट हो रहा है तो। ठीक है, जो सेक्सुअल एब्यूज़ के जो विक्टिम्स हैं वुमेन, उनको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, क्योंकि ट्रॉमेटिक हो जाता है ऐसा पर्सन, राइट। कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें काउंसिल के थ्रू ठीक करना है। वुमेन की वहाँ पे मेंटल स्थिति को भी टैकल करना है फिजिकल के साथ साथ। ये आपको शो करना है अपने आंसर्स में। इम्पॉर्टेंट फॉर GS पेपर 2 प्रिजन्स रिफॉर्म के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अदर इश्यूज कौन कौन से हैं। पेंडेंसी ऑफ केसेस, 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स। मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस तो बिल्कुल हायर लेवल है, 4.7 करोड़। ये वाला छोटा सा डेटा है जो आपको लिखना है अपने आंसर में। इनह्यूमैन बिहेवियर बिहाइंड बार्स, ठीक है, बार्स के पीछे ना इनह्यूमैन बिहेवियर, इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता उन्हें। आपने सुना होगा बचपन में जेल की रोटी, जेल का पानी गंदा होता है, वैसा मतलब इनह्यूमैन मतलब बिहेव किया जाता है उनके साथ। ऑल्सो देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेस ऑफ कस्टोडियल रेप्स एंड डेथ, यानी कि कस्टडी में हैं वुमेन या मेन भी, उसके साथ भी रेप एंड डेथ के केसेस सुनने को मिले हैं। वायोलेशंस ऑफ प्रिजनर्स ह्यूमन राइट, आप ये चीज़ लिखेंगे वहाँ पे, वायोलेशन ऑफ प्रिजनर्स ह्यूमन राइट, इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड्स। ओवरक्राउडिंग बहुत है। इनमेट्स बीइंग फिल्ड वेल बियॉन्ड कैपेसिटी, जितनी जेल्स की कैपेसिटी भी नहीं है उससे ज़्यादा उन्हें भर दिया जाता है। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं एक जेल में सिर्फ एक सेल में सिर्फ एक, ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि ओवरबर्डन्ड है जेल्स भी हमारी, ये हाल है। इनएडुकेट स्टाफ, वहाँ पे लैक ऑफ सिक्योरिटी है, और अंडर स्टाफ है, वैकेंसीज नहीं फिल की जाती है वहाँ की। वे फॉरवर्ड के स्पीडी ट्रायल, सबसे पहले तो जो वो ओवरबर्डन्ड है ना जेल्स, पेंडेंसी ऑफ केसेस उसे हटाने की कोशिश करो। स्पीडी ट्रायल, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं उनके साथ डील करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ। स्टाफ होना चाहिए 1 लॉयर फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स, ये रेशियो होना चाहिए कुछ, और जो आपकी प्रेजेंट में नहीं है। प्रिजन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू प्रिजन स्टाफ, मॉनिटरिंग करना होगा अकाउंटेबिलिटी के साथ। बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक इम्यूनिटीज़ हैं, उन्हें भी अच्छा करने की, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, वुमेन स्पेसिफिक फैसिलिटी, राइट,
मेडिकल फैसिलिटी टू इनमेट्स। सो ये पूरा का पूरा आपका आंसर है जीएस पेपर 2 प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए। आ सकता है, न्यूज़ में ये काफ़ी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अपडेट्स फॉर द वर्ल्ड। ये वाला जीएस पेपर 2 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। 4 में भी अगर आप वसुधैव कुटुंबकम को कोई यूज़ कर सकते हैं, जीएस पेपर 4 में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, जीएस जो G20 मीटिंग कंडक्ट होने वाली है दिल्ली में, उसके लिए बताया गया है कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं G20 कंट्रीज़ के साथ, और जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं आप उन्हें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं उन कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से। विज़न है G20 प्रेसिडेंसी का। ये वाले आपको कीवर्ड्स नोट करने हैं, एम्बिशियस, डिसिसिव and action oriented, underscored the nation's deep commitment, democracy and multilateralism। ये वाले कुछ कीवर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है नोट करना। एज अ सिग्निफिकेंट वॉइस ऑफ इंक्लूसिविटी, यानी कि जो इंडिया है वो एक ब्रिज कनेक्ट कर सकता है, वॉइस बन सकता है ग्लोबल साउथ की। यूपीआई ने अभी बिलियंस क्रॉस किए थे, कल परसों ही न्यूज़ में था, उसे भी हम शो करेंगे इस बार, तो उसके हम पोटेंशियल दिखा सकते हैं और कंट्रीज़ को कि कैसे इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने कैसे कोविड-19 के टाइम हेल्प करी और हम इसे कैसे और बढ़ा सकते हैं और सारे वर्ल्ड को सारी कंट्रीज़ को इसका फ़ायदा दे सकते हैं। ये बात कर सकते हैं हम वहाँ पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्ले अ की रोल इन फर्दरिंग एनहांसिंग इंडियाज़ डिजिटल ग्रोथ। डिजिटल ग्रोथ को फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का की रोल रहता है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो कैसे कोविड-19 के थ्रू हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए प्रोवाइड कराई। फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन। Suitable models of governance and regulations are needed to ensure that everyone can reap the benefits of data-driven economy। क्या ज़रूरत है? गवर्नेंस की, रेगुलेट करने की, रेगुलेशन की ज़रूरत है सही तरीके से। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है, स्टार्टअप्स के बढ़ावे के लिए, एमएसएमईज़ के बढ़ावे के लिए उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की वो ज़रूरत है, फॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स को बढ़ाने में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो कोविड-19 जैसे जब कोई क्राइसिस आए तो सप्लाई चेन पे फ़र्क ना पड़े। इसे और स्ट्रेंथन और रेजिलेंस बनाने की ज़रूरत है। ऐसे लिखना है कोई भी आंसर। ये जीएस पेपर 3 में जब आपको इकोनॉमी का लिखेंगे तो भी। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हमारा जैसे रहने का तरीका रहा है पारंपरिक कि हम प्रकृति के काफ़ी पास रहते हैं, राइट। पेड़ का, भूमि का, ज़मीन का, मिट्टी का हम काफ़ी इस्तेमाल करते थे पहले के ज़माने में। हम वो चीज़ शो कर सकते हैं, एक लिविंग वे को हम दिखा सकते हैं इंडिया के ट्रेडिशन को आगे बढ़ा के। उससे क्लाइमेट चेंज पे भी फ़र्क पड़ेगा, राइट। प्रायोरिटी मस्ट बी फोकस ऑन बिल्डिंग सिटीज़ फॉर टुमारो क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बाढ़ आए तो घर ना टूटे, जान माल का नुकसान ना हो। न्यू मैथड्स ऑफ ग्रोइंग फूड एंड न्यू इकोनॉमिक सिस्टम। न्यू मैथड्स ऑफ ग्रोइंग फूड का मतलब यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऐसा हो कि क्लाइमेट चेंज, हम एग्रीकल्चर उसे कम से कम इफेक्ट ना करे, ट्रिगर ना करे। क्योंकि अभी मीथेन का रिलीज़ होना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होना या यूट्रोफिकेशन होना। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजर्स इतने यूज़ किए जा रहे हैं कि सारे एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से ही कोशिश करनी है कि ना हो। टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हेल्प्स मैनेजिंग इकोसिस्टम, एनर्जी नीड्स, वेस्ट एंड वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज, कैसे रेगुलेट किया जाए, इसमें डिजिटाइजेशन
रोल प्ले कर सकता है? ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसके कीवर्ड्स आपके लिए, आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बस यूज़ करना आना चाहिए GS पेपर 2 एंड 3 के लिए। PM लीव्स फॉर एशियान ईस्ट एशिया समिट टुडे, ठीक है, एशियान चले गए। एशियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। 28 अगस्त को क्या हुआ था? चाइना ने अपना सो कॉल्ड स्टैंडर्ड मैप रिलीज़ किया था, जिसमें इंडिया के कुछ रीजन्स हो गए, जैसे वेस्टर्न सेक्टर हो गया। इंडिया चाइना डिस्प्यूट में काफ़ी दिनों से डिस्कस करती आ रही हूँ, राइट। उसमें क्या हुआ कि जो वेस्टर्न सेक्टर है उससे कुछ रिलेटेड अक्साई चेन वगैरह है वो अपनी टेरिटरीज़ में दिखा दिए। एशियान जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें भी मतलब खुशी नहीं मिली वो चाइना के मैप से, क्योंकि साउथ चाइना सी ना काफ़ी ज़्यादातर हिस्सा चाइना ने अपनी टेरिटरी में दिखा दिया। वो भी खुश नहीं थे, वो भी अपना डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अब इस दौरान मीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब साउथ चाइना सी पे बात होगी, ठीक है। और एशियन भी इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बार इंडोनेशिया होल्ड कर रहा है, मतलब होस्ट कर रहा है मीटिंग समिट। ये इम्पॉर्टेंट है वन लाइनर करंट अफेयर के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एशियन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इन द रीजन एंड इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज, ठीक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग है और इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी दर्शाता है, इंडो पैसिफिक में इंडिया का क्या रोल हो सकता है वो भी दर्शाता है। बहुत सारे एरियाज कवर किए जाते हैं। एशियन का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को एशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। सेक्रेटेरिएट है इंडोनेशिया, जकार्ता। एशियन मेंबर्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। एंड वन लाइनर करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। कौन कौन से मेंबर्स हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री, उसकी मेंबरशिप यहाँ पे मैटर करती है, राइट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन क्या है? टू प्रमोट रीजनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे स्टेबिलिटी हो सके, स्पेशली जो साउथ चाइना सी की जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन आपको यूज़ करना है वर्ड, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in economic, social, cultural, technical, scientific, administrative fields, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है इस ग्रुपिंग में। To collaborate effectively for the greater utilization of agriculture, trade, industries, transportation, communication, ये वाली जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स होने चाहिए अगर आप किसी भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के मैंडेट को लिखते हैं। ये GS पेपर 2 में जो लास्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि SCO हो गया, एशियान हो गया, इन सब के मैंडेट की बात करिए, ठीक है। उस मैंडेट में आप ये लिख सकते हैं ये कीवर्ड्स कि कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, इन सब पे ध्यान देना ही एक ओवरऑल डेवलपमेंट के किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के काम को दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है कि आपके लिए कौन सा कीवर्ड, कौन सी वो लाइन इंपॉर्टेंट है जो आप न्यूज़पेपर से उठा के एज इट इज़ अपने आंसर्स में लिख सकते हैं जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए आंसर्स को रिपीटेटिवली मतलब इन चीज़ों को ना रिपीटेड मोड पे यूज़ करना है कि आपको हाँ कोई एशियन का मिला तो ये चीज़ें लिख दी, कोई और वो ग्रुपिंग कोई ब्रिक्स अभी हुई थी रिसेंटली, उससे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे लिख दी ये सारी चीज़ें, बस यूज़ करना आना चाहिए,
आपके एनालिसिस के साथ साथ एग्जामिनर के लिए अट्रैक्टिव वर्ड, जो अट्रैक्टिव लाइंस होती हैं, डिप्लोमेटिक लाइंस होती हैं, वो मैटर करती हैं। एनालिसिस के साथ साथ आपको मल्टी डायमेंशनल एक हॉलिस्टिक वे में एनालिसिस भी करना होता है वहाँ पे, थोड़ी थोड़ी फैक्ट प्रेजेंट करने के साथ साथ, राइट। ऐसे कवर किया जाता है न्यूज़पेपर, जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ा जाए और अपने आगे की स्टडीज़ को जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर बराबर से ध्यान रखा जाए। नो इरेलीवेंट न्यूज़, मतलब इरेलीवेंट न्यूज़ की जो टीवी डिबेट भी होती है वहाँ पे, बट वो तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और इंटरव्यू से पढ़ने के लिए आपको पर्सपेक्टिव यहाँ पे मिल जाएगा, एक पर्सपेक्टिव आपको क्रिएट कर देना है यहाँ से, राइट। ऐसे होता है। तो आज के लिए था बस इतना ही, मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे पीडीएफ होंगी, ये वाली पीडीएफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वैल्यू एडिशन की, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।